गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। पनिशमेंट क्रूल किस बिगिनिंग ऑफ अरमान्स मैडनेस। तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे, बस हक है एक मेरा। तेरे रूह पे, तेरे जिस्म पे, बस हक है एक मेरा। ये आवाज सुनते ही आयशा की रूह कांप उठी। वो जानती थी ये कौन है, लेकिन उसमें पलटकर देखने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। आयशा की आंखें अब भी फटी हुई थीं और वो धड़कते दिल के साथ एक जगह स्थिर रह गई कि तभी अचानक से उसे पीछे से ही किसी ने अपने सीने से लगा लिया, जो कि बेशक अरमान था। अरमान के होंठों पर मुस्कान थी। उसने अपना हाथ आयशा के पेट पर दबाया और होंठों को गर्दन पर चलाते हुए कहा, मेरी जान, ये क्या किया तुमने? हम ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। अरमान की आवाज इतनी भयानक लग रही थी जिसे सुन आयशा की रूह थरथरा उठी। उसने कसके अपनी आंख बंद कर ली और इसी के साथ उसके गालों पर आंसू की बूंद लुढ़क गई। तो वही अरमान पागलों की तरह उसकी गर्दन पर अपने होंठ चला रहा था। बोलो जान, क्यों किया ऐसा? आखिर ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई तुम्हें जो तुमने ये जुर्रत कर डाली? ये कहते ही अरमान ने अचानक से उसे घुमाकर अपने सामने खड़ा किया और अब जाकर आयशा की खौफ से सराबोर आंखें अरमान की नजरों से जा टकराई। अरमान कुछ पलों तक उसका चेहरा देखता रहा और फिर उसने आयशा के चेहरे पर आए पसीने की बूंदें साफ की और कहा, डर लग रहा है। आयशा से कुछ ना बोला गया। वो खामोश रह गई कि तभी अरमान ने अपना वही हाथ कसके आयशा के गाल पर धंसा दिया और कहा, बहुत गलत किया जान, बहुत गलत किया। ये कहते ही अरमान ने अपना एक हाथ आयशा की गर्दन पर रखा और उसे इस तरह दबाया कि आयशा एक झटके में उसकी बाहों में ढेर हो गई और बेहोशी के चलते उसकी आंखें बंद हो गई। अरमान बिना किसी लहजे के उसके बेहोश चेहरे को देखता रहा कि तभी उसके चेहरे के जबड़े कस गए और फिर अचानक से उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट ने डेरा जमा लिया और उसकी मुस्कान के साथ उसने आयशा के होंठ पर अपना दूसरा हाथ सहलाते हुए कहा, तेरे खौफ पे, तेरे अश्क पे, बस हक है एक मेरा। ये कहते ही अरमान पागलों की तरह हंस पड़ा और उसकी ये भयानक हंसी उस होटल की हर दीवार से जा टकराई। अंडस्को अंडस्को अंडस्को, आह! रघु की दर्द भरी चीख एक खाली और अंधेरे में डूबे कमरे में गूंज उठी। उसके हाथों को इस वक्त किसी लकड़ी के सहारे ऊपर की ओर उठाते हुए रस्सी से बंधे थे और उसका शरीर बेजान सा लटक रहा था। रघु की हालत बहुत दयनीय थी और देखकर ही बताया जा सकता था कि उसे कितनी बुरी तरीके से पीटा गया है। कि तभी एक आदमी उसकी पीठ पर लोहे की एक मोटी रोड मारते हुए बोला, मुंह खोल। पर रघु ने एक लफ्ज तक अपने मुंह से बाहर न निकाला, बल्कि उसकी जगह उसके होठों से खून बह गया और वह इस खून भरे होठों के साथ मुस्कुराते हुए बोल उठा, वो चली गई और अब कभी तेरे हाथ नहीं लगेगी। ये कहते ही रघु हंस पड़ा और उसकी हंसी देख उस आदमी का खून खौल उठा। साला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये कहते ही वो एक और रोड सीधा रघु के माथे पर मारने को हुआ कि तभी पीछे से ही उस रोड को किसी ने अपने हाथों से पकड़ लिया, जिस वजह से वो रोड और उस आदमी के हाथ हवा में ही रुक गए। तो इधर उस आदमी ने पलट कर देखा तो उसके ठीक सामने अभय खड़ा था, जिसकी नजरें केवल रघु पर टिकी थी। अभय के चेहरे पर बेहद खतरनाक भाव थे। वो खामोश जरूर था पर उसका लहजा चीख चीख कर कह रहा था कि वो किस आग में जल रहा है। तो यहाँ उस आदमी ने अपने हाथ नीचे कर लिया और अभय को देख कहा, मुंह खोलने को राजी नहीं है ठाकुर साहब, आप कहें तो। पर तभी अभय ने अपना हाथ दिखाकर उस आदमी को खामोश कर दिया और इस दौरान उसकी नजरें रघु से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। अभय रघु के पास आया और उसकी चिन को अपने अंगूठे से पकड़ते हुए बोला, ये एक लफ्ज तक नहीं बोलेगा क्योंकि। कहते हुए अचानक से अभय के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि साला मोहब्बत में पागल जो है, वो भी उस लड़की के लिए जो किसी की नहीं। ये कहते ही अभय का चेहरा एक बार फिर नफरत की आग से झुलसने लगा। कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, आखिरकार तुम्हें यकीन हो ही गया कि मैं जो कह रहा था वो हकीकत थी और तुम्हारा भरोसा सिर्फ एक झूठ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रंजीत की थी। अभय मुड़ा नहीं, उसकी नजर केवल रघु पर जमी हुई थी। तो यहाँ रंजीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो लड़की भरोसे के काबिल नहीं, पर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम उसे दूसरा मौका देने वाले थे और अब देख लो, एक बार फिर वो भाग गई और वो भी। कहते हुए उसने अपनी नजर रघु पर डाली, इसे यहाँ पर फंसाकर, बिना इसकी जान की परवाह किए। रंजीत अभय के दिल में नफरत का बीज बोने में पूरी तरह कामयाब हो रहा था और फिर उसने कहा, उस लड़की ने पहले भी तुम्हें अपनी मासूमियत और आंसुओं के जाल में फंसाकर बर्बाद कर डाला और इस बार भी वो यही करने वाली थी, लेकिन वो शायद समझ गई थी कि इस दफा तुम उसके जाल में नहीं फंसोगे, इसलिए उसने अपने आंसुओं को हथियार बनाया और साथ ही साथ इस रघु को, जिसके सहारे वो बहुत होशियारी से भाग गई और छोड़ गई इसे यहाँ मरने के लिए। ये सुनते ही अभय में होंठों पर एक मुस्कान आ गई।
उसका भागना जरूरी था, ताकि अब साला ये दिल कभी मोहब्बत ना करे। ये कहते ही अभय नफरत की आग में झुलसने लगा। मोहब्बत की होती तो उस पर भरोसा किया होता ठाकुर, जलील नहीं। अचानक से रघु के शब्द अभय के कानों में गूंज उठे, जिन्हें सुन अभय स्तब्ध रह गया। अंडस्को 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 नहीं। आयशा अचानक से चीखते हुए बिस्तर से उठ बैठी। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था और आंखों में डर और खौफ के सिवाय कुछ नहीं था। सांसें बेहद तेज थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी एक एक सांसों उसे मौत के करीब ले जा रही है। एक पल नहीं लगा और उसके जहन में कुछ देर पहले हुआ पूरा वाक्य गूंज उठा। अरमान का वो खौफनाक रूप, उसका बेरहमी से एक आदमी को लगभग मौत की घाट उतार देना, और उसके कहे वो शब्द जिसने आयशा को झकझोर कर रख दिया था। वो हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठ बैठी और जैसे ही उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ, और उसने अपनी नजर झुकाकर देखा कि उसके बदन के सारे कपड़े गायब हैं और उसने इस वक्त केवल काले रंग की कमीज पहन रखी थी, जिसमें से उठ रही खुशबू का एहसास आयशा को ये एहसास दिला रहा था कि ये कमीज किसी और की नहीं, अरमान की है, और ये लाजमी है क्योंकि भला हिम्मत ही किसमें थी उसे छूने की। ये देखते ही आयशा की आंखें भर आए और उसकी नजरों के सामने एक पल में वो सारा नजारा गूंज उठा जब उसने खुद को पूरी तरह से अरमान को सौंप दिया था। ये सोचकर कि वो उसकी जिंदगी का ऐसा जरूरी हिस्सा है जिसके साथ वो हर अच्छे बुरे पल बिताना चाहेगी, पर अब उसे ये सब झूठ लग रहा था क्योंकि अरमान का वो रूप उसे पागल किए जा रहा था। अचानक से कबीर, सुहाना, शरद में कहे हर एक लफ्ज उसके कानों में शोर करने लगे, जब उन्होंने आयशा को पहले ही हिदायत दी थी अरमान से दूर होने की और बताने की कोशिश की थी कि वह कितना खतरनाक है, पर आयशा ने किसी पर भी भरोसा नहीं किया सिवाय अरमान के। उन सभी के कहे हर एक शब्द आयशा के कानों में अब चुभने लगे थे, और वह इस कदर चुभे कि उसकी चीख निकल गई और वो अपने कान बंद करते हुए घुटनों की बल जमीन पर जा गिरी और बेहद दर्द में चिल्लाई, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं। ये कहते हुए आयशा फफक पड़ी। उसकी आंखें बंद जरूर थी, पर नजरों के सामने केवल अरमान संग बिताए वो पल चल रहे थे कि तभी अचानक से एक झटके में उसे किसी ने गोद में उठा लिया और उसे अपनी बाहों में लिए दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया। अचानक से हुई इस हरकत से आयशा सन रह गई और उसने जब तक अपनी आंखें खोली तब तक वो बिस्तर पर किसी की बाहों में आ चुकी थी, जो कि बेशक अरमान था। उसे देख आयशा का दिल जल गया। अरमान का पूरा शरीर आयशा के ऊपर हावी था और वो उसकी आंखों में देखे जा रहा था, और आयशा भी उसकी नजरों में देखती रह गई, इस बात से बेखबर कि अरमान ने उसे देखते ही देखते उसके हाथ को हेडबोर्ड से बांध दिया है और अब आयशा के दोनों हाथ ऊपर हेडबोर्ड से बंधे थे। पर इन सबसे अनजान आयशा ने बेहद दर्द भरी आवाज में आखिरकार कहा, अरमान मलिक, एक गैंगस्टर जिस पर मैंने अंधों की तरह विश्वास किया। ये सुन अरमान मुस्कुरा उठा और उसने सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं बदला जान, तुम अब भी मुझ पर विश्वास कर सकती हो, अंधों की तरह। कहते हुए अरमान जुनूनियत के साथ उसकी आंखों में देखने लगा। तो यहाँ आयशा गुस्से में चिल्ला उठी, नहीं रहा मुझे आप पर अब विश्वास। झूठ कहा आपने मुझसे, अपनी पहचान छिपाए आपने मुझसे, ओ उद्धरण चिन्ह शश। अरमान ने अचानक से उसके होंठों पर एक उंगली टिका दी और अब उसका चेहरा बेहद ठंडा लग रहा था। मैं झूठ नहीं बोलता, पर तुम्हारे इस इनोसेंट दिमाग को ये बात समझ ना आई। ये कहते ही अरमान उसके होंठों के करीब बढ़ा और उसके होंठों पर गर्म सांस छोड़ते हुए बेहद नशीली आवाज में बोला, याद करो वो दिन जब इसी कॉटेज के इसी कमरे में तुम वहां सोफे पर मेरी गोद में बैठी मुझे अपने सपनों के बारे में बता रही थी। तब तुमने कहा था कि तुम्हें गैंगस्टर्स से नफरत है और बदले में जो मैंने कहा वो याद है। अरमान के इन शब्दों को सुनते ही आयशा को वो पल याद आया। आयशा का खाना खत्म हो चुका था और अब अरमान ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसकी गर्दन पर अपना हाथ फंसाते हुए कहा, क्या करोगी अगर अचानक से एक गैंगस्टर तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए। आयशा के शब्द अटक कर रह गए तो वही अरमान अपनी आवाज में बेखुदी लिए बोला, जवाब दो बेबी गर्ल, क्या करोगी। आयशा कुछ भी नहीं बोल पा रही थी क्योंकि अरमान का हाथ उसकी थाई से सरकते हुए ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। क्या हुआ, नहीं है कोई जवाब, कहते हुए अचानक से अरमान ने आयशा को सोफे पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर हावी होते हुए उसकी आंखों में देख बोला, कुछ नहीं कर पाओगी तुम बेबी गर्ल, कुछ भी नहीं। अरमान की आवाज सर्द थी जो आयशा के जिस्म में सरसराहट पैदा कर गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके इस सवाल को सुन अरमान ने छूटते ही उसके होंठों के करीब बढ़कर कहा, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा गैंगस्टर। और इसी के साथ आयशा का दिल धक्का रह गया। अब उसे समझ आ रहा था कि अरमान उस वक्त सच बोल रहा था। आयशा की आंखों से आंसू झरझर बह गए और वो सिसकते हुए बोली, मां मुझे लगा आप ऐसे ही बोल रहे हैं। तो यहाँ अरमान ने उसकी आंखों में देख कहा, अरमान मलिक कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलता। मेरे कहे हर शब्द का एक मतलब होता है, पर हर किसी की इतनी औकात नहीं कि वो मेरे शब्दों को समझ पाए। ये सुन आयशा की आंखों में दर्द भर आया। उसके पास बोलने के लिए एक लफ्ज तक नहीं बचा था।
तो वहीं अरमान ने उसके आंसुओं को एक अंगूठे से छूते हुए कहा, आर यू रेडी? ये सुन आयशा अचानक से हैरान नजरों से उसे देखने लगी। किस लिए? तुम्हारी सजा के लिए, अरमान ने छूटते ही कहा। और उसके ये शब्द सुन आयशा की आंखें फटी रह गईं। सजा? ये सुन अरमान किसी साइको की तरह बोला, हाँ, सजा। आज जो गलती की है तुमने उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। आयशा का रोम रोम सिहर उठा और उसने जैसे ही अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की तभी उसने महसूस किया कि उसके हाथ तो ना जाने कब के हेडबोर्ड से बंध चुके हैं। और इतने में ही अरमान मुस्कुराते हुए उससे दूर हुआ और सीधा खड़ा होकर उसे देखते हुए उसने अपने होंठों पर एक सिगरेट जलाई और फिर उसे सुलगाते हुए वो आयशा के होंठों के करीब बढ़ा और उस सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए उसने कहा, तुम्हें मोहब्बत हो गई जान, एक गैंगस्टर से। ये कहते ही अरमान ने उसके होंठों को जकड़ लिया और दूसरा हाथ सीधा उसके बदन पर चिपकी उस एकमात्र कमीज के भीतर डाल दिया, जिससे आयशा का रूह सिहर उठी और उसकी कमर अचानक से ऊपर की ओर उठ गई। कंटिन्यूड, माई लिटिल बेबी, नाउ आई कैच यू एंड FKU। आयशा की सांसें अटक चुकी थी। उसके होंठ अरमान की गिरफ्त में थे और वो हिल तक नहीं पा रही थी। उसे बस कुछ पलों पहले अरमान का वो खौफनाक रूप रह रहकर याद आता जा रहा था। तो यहाँ अरमान उसके निचले होंठों को काटते हुए बोला, तुम इतनी आसानी से उस मीटिंग तक नहीं पहुंच सकती आयशा, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। इसमें जरूर किसी का हाथ है। एम आई राइट? कहते हुए अरमान ने आयशा की कमर पर जोर से दबाव बनाया और उसके होंठों पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, बोलो आयशा, सच कहा ना मैंने? आयशा ने अपना थूक निगल लिया। वो जानती थी कि वो कुछ भी कह सकती है, पर ये बिल्कुल नहीं कि आखिर वो वहां पहुंची कैसे। बोलो आयशा, आई वॉन्ट आंसर। आयशा की सांसें अटकने लगी थी और चेहरा बेकदर लाल पड़ गया। उससे एक लफ्ज तक नहीं बोला जा रहा था और अरमान उस पर दबाव बनाता जा रहा था। आंसर मी आयशा, आज तुम्हारी खामोशी तुम्हें भारी पड़ सकती है। अरमान की आवाज भारी होती जा रही थी और आयशा इस कदर डर रही थी उससे जिसकी कोई हद नहीं। आंसर मी आयशा, बोलो। अरमान बोलता ही जा रहा था और आयशा की सांसें अटकती जा रही थी कि तभी अचानक से आयशा की सांसें छूट गई और वो बेहोश अरमान की बाहों में बिखर गई। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और हाथ पैर ने हरकत करना बंद कर दिया। अरमान को पल भर में पता चल गया कि आयशा बेहोश हो गई है। वो धीरे से उससे अलग हुआ और फिर कुछ लम्हों तक उसका चेहरा देखते आने के बाद अरमान ने आयशा के हाथों को खोल दिया। ना जाने कितनी देर तक खामोश खड़ा वो आयशा को ऊपर से नीचे तक देखता रहा और उसके चेहरे को देखकर ये बताना बेहद मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। कि तभी अरमान मुड़ा और उसने बेड पर रखी ब्लैंकेट को अच्छे से आयशा के ऊपर डाल दिया और उसे कवर करने के बाद वो सीधे कमरे से बाहर चला गया। तो इधर अरमान के जाते ही अचानक से आयशा ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें खोलते ही ये पता चला कि वो बेहोश नहीं हुई थी बल्कि बस एक नाटक कर रही थी। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही आयशा अचानक से बिस्तर से उठ बैठी और अपनी तेज सांसों को संभालने की कोशिश में लग गई। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं अरमान को ये पता ना चल जाए कि वो अभी होश में है, क्योंकि एक दफा पहले भी ऐसा हो चुका था जब उसने कोशिश तो पूरी की थी कि वो बेहोशी का नाटक करती रहे, पर अरमान की आंखों से कुछ भी छुपाना मानो नामुमकिन था। और यही डर आयशा को सताए जा रहा था। उसने पहले अच्छे से दरवाजे की तरफ देखा और जब तक उसे इस बात की बेफिक्री नहीं हो गई कि अरमान जा चुका है तब तक वो बिस्तर से हिली भी नहीं। कि तभी अचानक से आयशा को बाहर किसी कार के शुरू होने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुन आयशा तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी हुई और सीधा विंडो की तरफ भागी। खुद को छिपाते हुए उसने अपनी गर्दन धीरे से बाहर निकाली और तब उसने देखा कि कार में अरमान बैठा है, जिसने अगले ही पल गाड़ी का गियर डाला और उसकी कार धूल उड़ाते हुए वहां से चली गई। उसे जाते देखा ऐसा कि आंखों में आंसू आ गए, पर फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक गहरी सांस लेते हुए सीधे कपबोर्ड में जाकर अपने कुछ कपड़े ढूंढने लगी और किस्मत से उसे कपड़े मिल भी गए, क्योंकि वो पहले भी यहाँ ठहर चुकी थी, इसलिए लाजमी था कि उसके एक दो जोड़ी कपड़े यहाँ पर रखे थे। आयशा ने जल्दी से अपने कपड़ों को पहना और उन्हें पहनकर धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वो सीधा उतरकर नीचे आए और नीचे आकर उसने कॉटेज के मेन डोर का दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही उसे बाहर गार्ड खड़े दिखाई दिए, और जो कि लाजमी था क्योंकि अरमान उसे अकेला छोड़कर तो यहाँ से जा नहीं सकता था। लेकिन आयशा उन्हें अनदेखा करते हुए वहां से सीधे बाहर निकलने लगी तो ये देख तुरंत एक गार्ड उसके सामने आ खड़े हुआ और बोला, मैम, आप बिना परमिशन के यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुन आयशा छूटते ही बोली, दूर रहना मुझसे, और खबरदार जो मुझे होंठ तक लगाया, क्योंकि आप सब जानते हो कि अगर आप में से किसी ने मुझे छुआ भी तो आपके साथ क्या हो सकता है। आयशा में ना जाने कहां से आज इतनी हिम्मत आ गई थी। आज उसकी आंखें आग उगल रही थी। तभी एक गार्ड ने कहा, नो मैम, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे।
पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि अगर सर को पता चल गया तो वो कुछ नहीं करेंगे। ये कहते ही आयशा वहां से जबरदस्ती जाने की कोशिश करने लगी और उसने अचानक से उन दोनों गार्ड को धक्का दिया और सीधे वहां से भाग निकली। तो ये देख वो गार्ड भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि आयशा ऐसा कुछ कर जाएगी और अब मजबूरन उन गार्ड्स को उसे पकड़ना ही होगा। और तभी अरमान के एक गार्ड ने तुरंत कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई, जिसके साथ ही वो गार्ड छूटते ही बोल पड़ा, सर, आयशा मैम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं। हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। जिंदा जला दूंगा अगर उसे छुआ भी। अरमान छूटते ही बोल पड़ा, जिसकी आवाज सुन उस गार्ड के रोंगटे खड़े हो गए। तो इधर अरमान ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगा रखा और वो बेफिक्री के साथ ड्राइव करते हुए सख्त चेहरे के साथ बोला, बस उस पर नजर रखो और जहां जाती है उसे जाने दो। ये कहते ही अरमान ने फोन काट दिया और फिर एक जगह आकर उसने अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगाया और फिर कुछ समय तक खामोश रहने के बाद अचानक से उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई और वो पागलों की तरह हंस पड़ा। उसकी हंसी बेहद खतरनाक थी और किसी आने वाली तबाही की दास्तां बयां कर रही थी। कि तभी अरमान शांत हुआ और अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, आयशा आयशा आयशा, मजा आने वाला है इस खेल में। माई लिटिल बेबी, नाउ आई कैच यू एंड FK यू। ये कहते ही अरमान के चेहरे पर अजीब सी डार्कनेस ने पहरा जमा दिया, जो कि इस बात की गवाही दे रहा था कि अब वो आयशा के साथ वैसा बर्ताव नहीं कर पाएगा जैसा अब तक करता आया, क्योंकि अरमान से दूर भागकर आयशा ने अरमान के दिल को आग से भर दिया था। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। दूसरी तरफ आयशा पागलों की तरह भागे जा रही थी और उसे पता था कि अरमान के आदमी उसका पीछा जरूर करेंगे। कि तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा ढाबा दिखा, जिसमें बिना कुछ सोचे समझे वो घुस गई। और अब वो उन गार्ड्स की नजरों से ओझल हो चुकी थी। वो गार्ड्स काफी वक्त तक आयशा का उस ढाबे से बाहर निकलने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब लगभग आधा घंटा हो गया और अभी तक बाहर न निकली तो उन्होंने अब खुद जाकर अंदर ढाबे पर पता करने की कोशिश की कि आखिर वो है कहाँ पर। अंदर उन्हें आयशा का नामो निशान तक नहीं मिला और ये देख वो सब परेशान हो गए कि आखिर इतने में वो गई तो गई कहाँ। हमें अरमान सर को इन्फॉर्म करना होगा, उनमें से एक गार्ड बोला। कि तभी दूसरा गार्ड ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो ही विल किल अस ऑन द स्पॉट। ये सुन उनमें से एक बोला, हम सबको अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना चाहिए। न जाने कहाँ गई होंगी वो, और वो भी इतनी रात है। हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हम तो फिर ठीक है, तुम सब वहां जाओ और हम यहाँ देखते हैं। कहकर वो सब अलग अलग दिशाओं में फैल गए और आयशा को ढूंढने की कोशिश करने लगे। तो वही इन सब से दूर आयशा एक सड़क पर भागी जा रही थी। उसकी हॉन्फी छूट रही थी, चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन वो बेसुध भागती जा रही थी और उसके दिमाग में अरमान के कहे वो शब्द गूंजते जा रहे थे, जिसके चलते उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। कि तभी एक जगह आकर उसके कदम लखा गए और वो सीधा जमीन पर जा गिरी। और इसी के साथ अब आयशा फूटकर रो पड़ी। क्यों, मैं ही क्यों? रोते हुए आयशा बेतहाशा चिल्ला उठी। उसे आज अपने दिल पर चोट लगी थी और इस चोट की वजह भी अरमान था और मरहम भी अरमान। ये रही वो। अचानक से आयशा के कानों में एक आदमी की बेहद तेज आवाज पड़ी और इसे सुन आयशा का दिल धक्का रह गया। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और उसने मुड़कर देखा तो पीछे जीप पर 6-7 आदमी बैठे थे, जो कि आयशा को देखे जा रहे थे। आयशा भी हैरानी से उन्हें देखती रह गई। पहले तो उसे लगा कि ये सब अरमान के आदमी होंगे, लेकिन जब उसने सबकी शक्ल देखी तो वो देखते ही समझ गई कि ये कोई और हैं। और ये देख आयशा का दिल धड़क कर रह गया। वो एक और मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपने कदम आगे बढ़ाए और पागलों की तरह भाग उठी। आयशा को लगा कि कुछ गली के गुंडे मवाली उसे अकेला पाकर उसके पीछे पड़ चुके हैं। तो वही उनमें से एक आदमी बोला, जल्दी गाड़ी आगे बढ़ा, भागनी नहीं चाहिए ये, वरना वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ना जाने किसकी बात कर रहे थे वो सब, लेकिन इतना तो तय हो चुका था कि वो कोई मामूली गुंडे मवाली नहीं थे जो आयशा को अकेला पाकर उसके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनका जरूर कोई मकसद था। इधर आयशा भागे जा रही थी तो वहीं वो आदमी जीप पर थे, जिन्हें जरा भी वक्त नहीं लगा आयशा को ओवरटेक करने में। उन्होंने सीधा अपनी जीप आयशा के सामने आकर रोकी दी और गाड़ी से उतरकर उसके करीब बढ़ने लगे। ये देखते ही आयशा कांप उठी और अब वो उल्टे कदम भागने लगी। जल्दी पकड़ उसे, कहते हुए वो सब उसका पीछा करने लगे। तो यहाँ आयशा ने चालाकी दिखाए और वहां पर एक पतली सी गली में मुड़ गई, क्योंकि वो जानती थी कि जीप इसमें नहीं घुस पाएगी। आयशा की भागते भागते सांसें फूलने लगी थी। वो एक जगह आकर छिप गई कि तभी उसके कानों में पीछे से उन आदमियों की आवाज पड़ी, जल्दी ढूंढ उसे, इस बार हाथ से नहीं जानी चाहिए, वरना वो हमें मार डालेंगे।
उनके ये शब्द सुन आयशा हैरान रह गई और सोच में पड़ गई कि आखिर ये सब बात किसकी कर रहे हैं। कि तभी वो एक दफा फिर वहां से उठी और भागने लगी, और एक जगह आकर उसका पैर किसी पत्थर से जा टकराया, जिसके चलते वो जमीन पर जा गिरी और इस बार उसका दर्द के मारे रोना छूट गया। वो अचानक से चिल्ला उठी, आखिर कौन है ये लोग? और मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? वो तुम्हें नहीं, बल्कि मुझे ढूंढ रहे हैं। ये किसी लड़की के शब्द थे जो अचानक से आयशा के कानों में पड़े। इन शब्दों को सुन आयशा स्तब्ध रह गई, और उसका चेहरा हैरत में भर उठा कि तभी एक झटके में उसने अपनी गर्दन घुमाई तो सामने खड़ी लड़की को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि माया खड़ी थी। कंटिन्यूड। अरमान और अभय की बाहों में उनकी माशूका बोल्ड माया। आयशा के होश उड़ चुके थे अचानक से अपने सामने खड़ी किसी लड़की को पाकर जिससे वो पूरी तरह अनजान थी। और वो लड़की माया थी, जिसने इस समय सफेद रंग का चूड़ीदार पहना हुआ था। उसके कपड़ों पर हल्की फुल्की मिट्टी भी लगी थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो दर दर भटक रही है। चेहरे पर एक दुपट्टा था जिससे उसने अपनी शक्ल छिपा रखी थी, और वो एकटक आयशा को देखे जा रही थी। कि तभी अचानक से माया ने किनारे पड़ी एक लोहे की रोड उठाए और दूसरे हाथ से उस दुपट्टे को ढंग से अपने चेहरे से ढक लिया और हाथ में वो रोड लिए आयशा के करीब बढ़ने लगी। उसे इस तरह अपने पास आते देख आयशा की आंखें फटी रह गईं और अपने कदम वो पीछे लेते हुए बोली, ये क्या करने जा रही हैं आप? दूर रहिए मुझसे, दूर रह। आयशा ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक से माया ने वो रोड उठाए और उसे सीधा आयशा के ऊपर छोड़ दिया। आ चिल्लाते हुए आयशा की बुरी तरह से चीख निकल गई और उसने तुरंत अपना चेहरा छिपा लिया। पर कुछ पलों तक वहां सन्नाटा पसरा रहा। आयशा ने महसूस किया कि वो अब भी सही सलामत खड़ी है, तो ये महसूस करते ही उसने एक झटके में अपनी गर्दन उठाई तो देखा माया अब भी उसी लहजे में उसके सामने खड़ी है, लेकिन उसकी नजरें आयशा के पीछे थी। ये देख आयशा हैरान हुई और फिर धीरे से उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो अपने सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे एक आदमी खड़ा था जिसके सर पे अभी अभी माया ने रोड दे मारी थी, और इस कारण आयशा के देखते ही देखते वो आदमी जमीन पर ढेर हो गया। ये देख आयशा दंग रह गई। कि तभी अचानक से वहां और भी कई आदमी आ गए जो आयशा पर वार करने को तैयार थे, क्योंकि माया का तो उन्हें चेहरा ही नहीं दिख रहा था। और जैसे ही एक आदमी आयशा का हाथ पकड़ने को हुए पर उसके छूने से ही पहले माया ने उसकी कलाई पकड़ ली। उस आदमी ने गुस्से भरी नजर माया पर डाली और कहा, हाथ छोड़। ये सुनते ही माया ने उसका हाथ छोड़ दिया, पर अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं कहा। और खुद के हाथ को आजाद पाकर वो आदमी दोबारा आयशा को पकड़ने को हुआ कि तभी, इतनी भी क्या जल्दी है? ये कहते ही माया ने अचानक से उस आदमी के टांगों के बीचों बीच एक लात दे मारी, जिस कारण वो दर्द के मारे बिलख उठा। और तभी माया ने एक और लात उस आदमी के घुटनों पर दे मारी तो इस बार वो आदमी दर्द में बिलखता हुआ जमीन पर पसर गया। माया की इस हरकत को देख बाकी आदमी भी तैश में आ गए और एक साथ उस पर वार करने को हुए, जिन्हें देख आयशा तो डर गई, पर तभी माया ने एक झटके में खुद आयशा की बगलों में पीछे से अपने दोनों हाथ डाले और उसे यकाकक उठाकर इस कदर गोल घुमा दिया कि आयशा के पैर एक के बाद एक उन आदमियों को लगते चले गए। यहाँ आयशा की तो हालत खराब हो चुकी थी, पर माया ने रुकने का नाम नहीं लिया। जब उसने महसूस किया कि अब हालात उसके काबू में है तो उसने तुरंत आयशा को छोड़ा और अपने दुपट्टे में गांठ लगाकर बेहद बोल्ड अंदाज में उन सब आदमियों के करीब बढ़ी और अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसने अपनी आंखों से इशारा कर कहा, कम। माया के इस अंदाज को देख वो सब आदमी दंग रह गए थे और उनका मेल ईगो बहुत बुरी तरह से आहत हो गया था कि भला एक लड़की इतने सारे आदमियों को कैसे हरा सकती है। इस वजह से वो सब बेहद क्रोध में आ गए और सीधे माया पर एक साथ वार करने को हुए कि तभी माया ने अचानक से एक आदमी का पैर पकड़ा और उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया, जिस वजह से वह संभल तक न पाया और इससे पहले कि वह कोई भी हरकत कर पाता कि तब तक माया ने उसके मुंह पर एक लात दे मारी थी। पर इतने में ही पीछे से किसी दूसरे आदमी ने उस पर वार करना चाहा, पर माया तुरंत हरकत में आ गई और उसने उस आदमी को कमर से पकड़कर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, बिल्कुल धोबी पछाड़ की तरह। और फिर वो पलटकर कोई हरकत ना कर पाया, इस वजह से माया ने सीधा एक लात उसकी गर्दन पर दे मेरी और अब वो आदमी एक पल में जमीन पर बेहोश हो गया। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई थी, पर माया ने किसी को चलने लायक भी नहीं छोड़ा था और अब वहां पर केवल 3 आदमी बचे थे जो अब तक काफी हद तक डर चुके थे और उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि भला किसी लड़की में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। वो तीनों फिर से एक साथ माया पर हावी होने को हुए, पर माया ने बेहद चतुराई और बोल्डेनेस के साथ एक हाथ में रोड उठाई तो वहीं दूसरे हाथ से उसने एक आदमी की गर्दन पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और एक झटके में उसकी गर्दन मोड़ दी और दूसरे हाथ में पकड़ी उस रोड से उसने बाकी दोनों के सिर पर इतनी तेजी से वार किया कि वो सब वहीं के वहीं ढेर हो गए। और अब हाल ऐसा था कि वो सब के सब जमीन पर पड़े दर्द के मारे कराह रहे थे। तो वही एक जगह खड़ी आयशा की आंखें बाहर निकलने को थी, क्योंकि उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी कि आखिर अभी अभी उसने देखा तो देखा क्या।
यहाँ आयशा माया को हैरानी से देखे जा रही थी कि तभी माया हाथ झाड़ते हुए उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हैरत भरे भाव आ गए और वो अचानक से चिल्लाई, मूव। ये सुन आयशा को होश आया और वो जैसे ही मुड़ी की तभी उसने देखा कि पीछे से एक आदमी लगभग उस पर वार करने को हुआ ही था, पर तभी अचानक से न जाने कैसे उसके हाथ कैसे चल गए और उसने एक झटके में उस आदमी की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। और अब आयशा खुद सन रह गई अपने द्वारा की गई इस हरकत को देख। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी खुद एक आदमी को मारा जो कि उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। आयशा का शरीर कांप उठा, वो एक झटके में उस आदमी को छोड़कर पीछे हुई और तब जाकर उसे याद आया कि वो ऐसा क्यों कर पाई। और ये वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि ये सब उसने अपने आप नहीं किया, बल्कि इसकी वजह वो चंद दिनों की ट्रेनिंग थी जो उसे अरमान ने दी थी सेल्फ डिफेंस के लिए। उस वक्त अरमान ने उसे एक मूव बेहद अच्छी तरह से सिखा दिया था कि अगर कोई पीछे से वार कर रहा हो तो उस पर कैसे पलटवार करें। आयशा हक्की बक्की रह गई तो वही माया की नजरें भी केवल उसी पर टिकी थी। और तभी आयशा ने भी अपनी नजरें माया पर डाली और वो उसे हैरानी के साथ ऊपर से नीचे तक देखने लगी। आज उसने पहली दफा किसी लड़की को इस रूप में देखा था जिसने एक पल में इतने सारे आदमियों को अकेले ढेर कर डाला। कुछ वक्त पहले माया जिस तरह से उन सबको बिना किसी खौफ के मार रही थी, वो देखकर आयशा को ऐसा लग रहा था मानो वो कोई पिक्चर देख रही हो जिसमें एक ताकतवर और बोल्ड हीरोइन अपने सामने आ रहे हर दुश्मनों को जमीन पर गिराती जा रही हो। पर हैरानी तो तब हुई जब उसे एहसास हुआ ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां उसका सामना एक ऐसी लड़की से हुआ है जो 10 आदमियों को अकेले बर्बाद करने की ताकत रखती थी। हाँ, ये थी माया। आयशा के एकदम विपरीत। जहां आयशा छुई मुई और बेहद नाजुक थी तो वहीं माया हर रोज अंगारों पर चला करती थी। दोनों में जमीन आसमान का अंदर था, पर तब भी कुछ तो ऐसा था उनमें जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा था, और ये ऐसी कड़ी थी जो अगर सामने आ जाए तो हर किसी के होश उड़ा जाए। माया अपने हाथ झाड़ते हुए एक एक कदम आयशा के करीब बढ़ाने लगी और उसकी नजरें केवल आयशा पर टिकी हुई थी। कि तभी वो पल आया जब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रही थी। आयशा केवल माया की आंखें देख पा रही थी क्योंकि उसका बाकी चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। तो वही माया को आयशा के चेहरे का हर एक नाक नक्श स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके होंठ, उसकी आंखें, उसके चेहरे की बनावट, सब माया बेहद गहराई के साथ देखे जा रही थी और उसकी मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, ऐसा कैसे हो सकता है। माया के इन शब्दों को सुन आयशा की तंद्रा टूटी और उसने अचानक से सवाल किया, आप कौन हैं। ये सुनते ही माया की आंखों में अजीब से भाव आ गए और उसने उसने आयशा के सवाल का जवाब देने के बजाय कहा, नाम क्या है तुम्हारा। आयशा, आयशा मुखर्जी, आयशा ने जवाब दिया। और ये सुन माया ने एक गहरी सांस ली और कहा, इतनी रात गए अकेले घूमना ठीक नहीं, और वो भी तुम जैसी कमजोर लड़कियों का जो खुद को किसी मुसीबत से बचा तक नहीं सकती। माया की भारी आवाज सुन आयशा सहम गई। अब भला वो माया को क्या कहती कि वो अपनी मर्जी से इतनी रात में अकेले नहीं घूम रही है, बल्कि उसके साथ उसकी एक मजबूरी थी। कि तभी अचानक से माया उसके पैरों की तरफ झुकी और नीचे अड़ी के बल बैठते हुए उसने अचानक से आयशा के पैरों से कुछ निकाल दिया और उसे निकालकर खुद खड़े होकर उसे आयशा के हाथ में थमाते हुए कहा, इन्हें पहनकर तुम खुद मुसीबत को दावत दे रही थी। ये सुन आयशा ने अचानक से अपने हाथों में पकड़ी हुई उस चीज को देखा जो कि कोई और नहीं उसकी पायल थी जिसे खुद अरमान ने उसे उस रात तोहफे में दिया था। इन पायलों को देख आयशा की आंखें भर आई। पर तभी माया ने कहा, जाना कहाँ है तुम्हें। तो आयशा बेसुध आवाज में बोली, पता नहीं। इस पर माया हैरान हुई, क्या मतलब। ये सुन आयशा अपने आंसुओं का घूंट पीकर रह गई और उसने कहा, का कुछ नहीं, आपका शुक्रिया जो आपने। अचानक से माया के होंठों से ये चीख निकली। और वहीं आयशा का दिल दहल गया। क्योंकि अचानक से ना जाने कहां से एक आदमी आ गया और उसने खींचकर एक रोड माया के सर पर दे मारी, जिससे माया का पूरा सर दर्द के मारे फट गया और उसकी आंखें बंद होने लगी। आयशा का चेहरा लाल पड़ गया, पर इससे पहले वो कुछ भी सोच या समझ पाती कि तभी अचानक से किसी दूसरे आदमी ने खींचकर उसे जकड़ लिया। तो वही माया के कदम ढीले पड़ते जा रहे थे और वो नीचे गिरती जा रही थी, पर तभी उसके पीछे खड़ा वो आदमी उस पर एक दफा फिर उसी रोड से वार करने को हुआ, पर तभी अचानक से ना जाने कहां से पीछे से किसी ने उस आदमी की खोपड़ी फोड़ डाली, जिससे उसका सर फटा चला गया। और इधर आयशा खुद एक आदमी की गिरफ्त में आ चुकी थी, पर तभी खुद उस आदमी पर भी पीछे से एक वार हुआ और उसकी पकड़ अपने आप आयशा से ढीली पड़ गई, जिस कारण आयशा के कदम लड़खड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती पर तभी किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। जहां माया एक शख्स की बाहों में ढेर हो चुकी थी, तो वहीं अब आयशा को भी किसी की मजबूत बाजुओं ने थाम लिया। यहाँ आयशा ने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसका दिल धक्का रह गया, क्योंकि वहां खड़ा शख्स था अरमान। और वही अरमान की नजरें केवल उस शख्स पर थी जिसकी बाहों में इस वक्त बेहोश माया झूल चुकी थी। और ये शख्स था अभय ठाकुर। कंटिन्यूड। आज का चैप्टर तो माया के नाम।
मैंने कहा था कि वो कोई छुई मुई लीड नहीं है। और अभी तो देखते जाओ। अरमान की दरिंदगी आयशा के साथ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरमान की बाहों में झूल रही आयशा के होश उड़ चुके थे अरमान को अपने सामने देख। तो वही अरमान की नजरें केवल उस शख्स पर थी जिसकी बाहों में इस वक्त बेहोश माया झूल चुकी थी। और ये शख्स था अभय ठाकुर। अभय और अरमान दोनों एक दूसरे की नजरों में देखे जा रहे थे। जहां आयशा की नजरें अरमान के चेहरे पर टिकी थी तो वहीं माया की पलकें बंद हो चुकी थी, क्योंकि उसके सर पर इतनी जोर से रोड मारी गई थी कि दर्द के मारे वो अभय के बाजों में आते ही बेहोश हो गई। उसके चेहरे पर वो दुपट्टा अब भी बरकरार था, जिस कारण सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी। कि तभी अभय ने अरमान को देखते ही माया को अपनी गोद में उठा लिया और तभी उसकी नजर आयशा पर गई, जिसे एक पल के लिए देखने के बाद वो अरमान से आंखों ही आंखों में कुछ बयां कर वहां से जाने के लिए मुड़ने को हुआ। और उसी पल आयशा ने भी अपनी नजरें घुमाई। जिसने माया को किसी और को ले जाते हुए देखा तो वो तुरंत बोल उठी, वो कौन है और उन्हें क्यों ले जा रहे हैं। उसके ये शब्द सुन अभय के कदम रुक गए, मगर वो मुड़ा नहीं। तो यहाँ आयशा को लगा कि वो शख्स माया को उसकी मर्जी के बिना यहाँ से ले जा रहा है, इसलिए वो तुरंत अभय की ओर भागने को हुई। पर तभी अरमान ने उसे खींचकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा दी और उसके पेट पर अपने हाथ कसते हुए आयशा की गर्दन के करीब अपने होंठ ले जाकर बोला, उसे जिसके साथ होना चाहिए वो उसी के साथ है आयशा। पर आयशा को अरमान की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वो उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं, मुझे उसे रोकना होगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, वो बेहोश है और उनके सर पे चोट आई है। आयशा कुछ ना कुछ बोले जा रही थी कि तभी अचानक से अभय मुड़ा, जिसके मुड़ते ही अब जाकर अभय की शक्ल आयशा के सामने आई और उसे देख आयशा एक पल को सिहर उठी। अरमान के बाद आयशा को पहली दफा किसी शख्स के चेहरे को देख इतना डर लगा था। अभय एकटक उसे बिना पल के झपकाए देखे जा रहा था कि तभी उसने कहा, तुम मुझे नहीं रोक पाओगी आयशा, कभी नहीं। ये कहते ही अभय ने अरमान की आंखों में देखा और उसे देखते हुए वो वहां से मुड़कर चला गया। तो वहीं उसकी भारी आवाज सुन आयशा खामोश रह गई और कुछ न बोल सकी। उसके देखते ही देखते अभय माया को अपनी गोद में लिए उसकी आंखों से ओझल हो गया और अब यहाँ केवल अरमान और आयशा बचे थे। जहां आयशा स्थिर खड़ी थी तो वहीं अरमान की नजरें उसके हाथ में पकड़ी उन पायलों पर थी जिन्हें उसने तोहफे में दिया था और साफ हिदायत दी थी कि वो इन्हें ना उतारे। और तभी अरमान ने अब देखा ना ताव और एक झटके में आयशा को अपने कंधे पर टांग लिया और उसे सीधे वहां से ले जाने लगा। आयशा की आंखों में दर्द आ गया और अब वो बुरी तरह घबरा उठी थी, क्योंकि ना जाने अरमान उसका क्या हश्र करने वाला था। अंडरस्को दूसरी तरफ, शिट, वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है। बेवकूफी तो हम लोगों ने की उसे इन सब में घसीट कर। अब ना जाने वो अरमान मलिक क्या बर्ताव करेगा उसके साथ। कुछ नहीं करेगा वो। अचानक से एक शख्स बोला, जो कि कोई और नहीं कबीर था। उसके बाकी सभी साथियों के चेहरे पर परेशानी थी, पर कबीर काफी रिलैक्स्ड दिख रहा था और उसने कहा, मैं जानता था कि अगर हम आयशा को उस मीटिंग में भेजेंगे तो इस बात की भनक अरमान को जरूर लगेगी। और वैसा ही हुआ। अब हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो कुछ होगा सामने होगा। लेकिन अगर आयशा ने उसे बता दिया कि ये सब हमने करवाया है तो। ये सुन कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कुछ नहीं बताएगी। और ये बात आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं सर। तो इस पर कबीर के होंठों पर मुस्कान बढ़ गई और एक टेबल पर उसने दोनों हाथ टिकाते हुए कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। अंडरस्को। एक कार धूल उड़ाते हुए किसी हवेली के सामने आकर रुकी, जिसके रुकते ही कार से बाहर निकला अभय। और उसकी बाहों में थी माया। अभय के चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे, पर देखकर ही बताया जा सकता था कि उसका ये खामोश चेहरा आने वाली तबाही से पहले की शांति है। माया को अपनी गोद में लिए वो हवेली के अंदर बढ़ता चला गया और कुछ ही पलों में उसके कदम एक कमरे के अंदर मुड़ गए, जहां पहले से ही रस्सियों से रघु को लटका रखा था और उसकी हालत अब भी दयनीय थी। कि इतने में अभय अंदर आया और उसने एक झटके में माया को रघु के पैरों में रख दिया, जिससे रघु का दिल कांप उठा। उसकी हालत, जो कि बेहोशी भरी थी, पर अब अचानक से उसका जिस्म थरथरा उठा माया को अपने पैरों में पाकर। माए वो थी जिसकी वो अपने दिल के मंदिर में पूजता था। उसे अपने पैरों में पाकर रघु लावे की तरह तप उठा और अचानक से अभय को देख चिल्लाया, ठाकुर। और उसी पल अभय छूटते ही चीख उठा, देख रघु, 24 घंटे के भीतर भीतर तेरी माशुका को तेरे कदमों में लाकर रख दिया। और अब तेरी आंखों के सामने तू इसकी बर्बादी देखेगा। रघु का दिल जल उठा अभय के शब्दों को सुन। उसकी आंखें अंगारे उगल रही थी। एक दिन तू पछताएगा ठाकुर। अभय और रघु दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। जब अभय ने नफरत भरी मुस्कान के साथ कहा, मंजूर है वो पछतावा, पर अब इस बेवफा से मोहब्बत मंजूर नहीं। अरे तूने मोहब्बत की ही कब उससे। अगर की होती तो तुझे उसके आंसू कोई ढूंढ नहीं लगते। रघु चीख उठा। इन आंसुओं पर एक दफा फिर मर मिटने को तैयार हो चुका था ये अभय ठाकुर।
पर सही वक्त पर भागकर इसने अपनी हकीकत दिखा दी और बच गया मैं बर्बाद होने से। एक बार फिर अभय के इन शब्दों ने रघु को झकझोर कर रख दिया। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों माया को भगाया यहाँ से। क्योंकि वो ऐसा नहीं करता तो शायद आज अभय और माया का रिश्ता दूसरे मोड़ पर होता। रघु ने माया के लिए अभय के आगे खुद को झुका दिया। मत कर ठाकुर, मत कर ऐसा, क्योंकि अगर तूने कुछ भी गलत कर डाला तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। मंजूर है। अभय ने रघु की आंखों में आंखें डालकर और फिर एक झटके में माया को बाजुओं से उठाकर खड़ा कर दिया और अगले ही पल वहां रखी पानी की बाल्टी सीधा उसके ऊपर उड़ेल दी, जिससे बेहोश माया की आंखें झिलमिला उठी और वो होश में आने लगी। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। वही दूसरी तरफ हालात यहाँ के भी बदतर हो चुके थे। अपने कंधों पर टांगे अरमान आयशा को कॉटेज के अंदर लाया और अंदर लाते ही उसने उसे सीधा सोफे पर गिरा दिया। आयशा सिहर उठी और अपने हाथ में पकड़ ली उन पायलों को उसने कस के अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। तो इधर अरमान ने अपना ब्लेजर उतारा और उसे तुरंत एक झटके में जमीन पर बेहद गुस्से में फेंक दिया, जिसे देख आयशा को इस बात का एहसास हुआ कि वो इस वक्त कितने क्रोध में है। आयशा सोफे की ओर धंसती जा रही थी तो वही अरमान अपनी शर्ट की बाजू को कोहनी तक समेटते हुए चिल्लाया, GUARDSSS। उसकी तेज आवाज सुनते ही वहां अचानक से कुछ गार्ड्स आए और यहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि उन सभी ने कुछ आदमियों को पकड़ रखा था जिनकी हालत पहले से ही बहुत बदतर थी और वो बेहोशी की हालत में लग रहे थे। आयशा ने उन्हें देखा और उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह हो क्या रहा है। तो वही अरमान ने एक झटके में उसकी बाहों को पकड़कर उसे खड़ा किया और उसकी पीठ तुरंत अपने सीने से लगाते हुए उसके कानों के करीब अपने होंठ ले जाकर कहा, भागना नहीं चाहिए था आयशा। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए जला सकता हूँ, फिर भी तुमने भागने की कोशिश की। हम अरमान इतना पागल लग रहा था जिसकी आवाज सुन आयशा पूरी तरह से कांप उठी और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। और वही अरमान के हाथ आयशा के पेट पर कस चुके थे और उसने उसी भयानक लहजे में उसके कानों पर अपने होंठों चलाते हुए कहा, बोलो आयशा, किसके कहने पर तुमने ये सब किया? कौन है वो जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है? ये सुन आयशा पसीने से तरबतर हो गई। वो जानती थी कि वो कबीर का नाम किसी भी कीमत पर नहीं ले सकती है। तो यहाँ अरमान ने जब उसे खामोश देखा तो एक दफा फिर उसके ईयरलोब को अपने दांतों तले दबा दिया, जिससे आयशा की सिसकी निकल गई। आह कि तभी अरमान ने अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया, जिस कारण उसकी चीख उठ के रह गई और उसने आयशा के ईयरलोब को और तेजी से अपने दांतों तले दबा लिया, जिस वजह से आयशा दर्द में बुरी तरह कराह उठी और अरमान से दूर होने के लिए झटपटाने लगी। पर अरमान ने उसे जरा भी नहीं छोड़ा और छोटी सी आयशा उसके भारी भरकम शरीर के आगे कमजोर पड़ चुकी थी। आयशा का चेहरा लाल पड़ चुका था कि तभी अरमान ने उसके कानों को रिहा किया और फिर उसी जगह को अपने होठों से बेहद आहिस्ता से चूमते हुए कहा, तुम्हें जवाब तो देना पड़ेगा मेरी जान। ये कहते ही अरमान मानो हैवान बन गया और उसने आप देखा ना ताव और अचानक से उसने अपनी कमर पर खुरसी गन निकाली और सीधा उसे उस बेहोशी में डूबे आदमी पर चला दिया, जिससे उसके शरीर से खून निकल गया और वो वही के वही मारा गया। आयशा का दिल धक्का रह गया ये भयानक मंजर देख। उसे यकीन न हुआ कि अभी अभी उसने जो देखा वो हकीकत है या कोई भयानक ख्वाब। तो यहाँ अरमान ने पागलपन की हर हद पार करते हुए कहा, इस बंदूक में अब 4 गोलियां बची है और तुम्हारे सामने 4 आदमी खड़े हैं जिनकी जिंदगी और मौत है, सब तुम्हारे हाथ में है। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, उनकी जिंदगी या मौत? उद्धरण चिन्ह। आयशा पूरी तरह से ही सुन्न पड़ चुकी थी। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था कि तभी उसने कांपते लबों के साथ कहा, न नहीं नहीं। आयशा अचानक से डर के मारे चिल्ला उठी, नहीं। कि तभी अरमान ने उसे एक झटके में अपनी ओर घुमाया और अब उन दोनों का चेहरा ठीक एक दूसरे के सामने था, जहां अरमान ने एक हाथ से उसका एक गाल सहलाया और दूसरे हाथ से उस गन को दूसरे आदमी के ऊपर पॉइंट करते हुए कहा, बोलो आयशा, किसके कहने पर तुमने ये किया? आयशा ने खौफ के मारे अपना थूक निगल लिया और वो अरमान की आंखों में देखती ही रह गई। वो एक दफा फिर कुछ ना बोल सकी कि तभी उसके कानों में एक बार फिर से गन चलने की आवाज आए। यानी अरमान ने उसे देखते ही देखते एक और आदमी की बलि चढ़ा दी थी और इसी के साथ वो भी बेमौत मारा गया। और आयशा इस दफा इस हद तक कांपी कि उसने तुरंत अपने कानों पर हाथ रख लिए। पर अब तो वो गोली की आवाज उसके कानों में गूंज कर रह गई थी, जिसने उसे पागल कर डाला और वो डर के मारे चिल्ला उठी, नहीं, मैं बताती हूँ। ये सुन अरमान के होंठों के कोने मुड़ गए और वो धीमी मगर डरावनी आवाज में बोला, नाम। तो ये सुन आयशा ने धीरे से अरमान की नजरों में देखा और फिर डगमगा रहे लिबों के साथ बोली, मां मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनका नाम नहीं पूछा। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी आयशा को कि अरमान उसके इस झूठ को सच मान लेगा। तो यहाँ अरमान ने इस बार अपने माथे पर किसी साइको की तरह उस गन की नोक घुमाई और अपनी गहरी सांसें लेते हुए बेहद खौफनाक लहजे में बोला, झूठ।
फिर से झूठ। और ये कहते ही बैंग 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 तीनों गोलियां अरमान की बंदूक से निकली, जिन्हें उसने उन बचे हुए तीनों आदमियों के ऊपर शूट कर दिया। और वो गोलियों सीधे आयशा के कानों के करीब से निकली थी, जिनकी आवाज ने आयशा की रूह तक को झकझोर दिया और वो बेजान सी खड़ी रह गई, इस बात को सोचकर कि उसके झूठ ने 5 जाने ले ली। कंटिन्यूड। एंड स्टोरी ने बहुत डेंजरस टर्न मारा है। बट अब आप सबको मजा आने वाला है, क्योंकि अब दोनों कैरेक्टर्स अपने पागलपन के पीक पर हैं। हेलो गाइस, आगे के चैप्टर सुनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।